सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 के लिए ये वीडियो है। कक्षा 9 के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, और कृतिका का अध्याय नंबर 4 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है माटी वाली। विद्यासागर नौटियाल ने इसे लिखा है। देखिए, यहाँ माटी वाली कहानी किस उद्देश्य के तहत लेखक ने लिखी होगी, ये बात हमें देखना है। देखिए, किसने किसी पाठ, कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, उसके पीछे लेखक का एक संदेश होता है कि वो क्या संदेश देना चाहता है। यहाँ लेखक संदेश देना चाहता है विस्थापन की समस्या से जूझ रहे वंचित, अभावग्रस्त लोगों पर। देखिए, अब सबसे पहले बात है कि आपको ये समझाना है कि विस्थापन आखिर होता क्या है। विस्थापन की समस्या क्या समस्या होती है? विस्थापन का अर्थ होता है कि जैसे आपका आज घर बनाया हुआ है, आप जिस घर में रहते हो आपने उस घर को अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, घर की हर ईंट से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आपको आपका घर बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 15 से 20 बीघा जमीन है, 5-7 कमरों का अच्छा घर है, या आपके पास कुआं है और कोई सुविधाएं हैं। किसी किसी जगह पर जैसे सीमेंट निकल आई, कहीं सोना निकल आया, कहीं चांदी निकल आई, कहीं तांबा निकल आया। सरकार जब जांच करती है और कोई खनिज निकल आता है, ऐसे में सरकार उस पूरी जगह को स्वयं लेना चाहेगी और वहां से खनन करना चाहेगी। तो इस कारण आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। अब आप पिछले 20 वर्ष से रह रहे हैं, 40 वर्ष से रह रहे हैं या 60 वर्ष से रह रहे हैं, ये बात कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में सरकार आपको ये कहेगी कि 15 से 20 बीघा जमीन के पैसे हम आपको देंगे और कहीं आप जमीन ले सकते हैं, इस घर के पैसे आपको मिलेंगे और कहीं घर बना सकते हैं, इस कुएं के पैसे आपको मिलेंगे, ये भी कर सकते हैं, और टोटली आपको अमाउंट सरकार द्वारा या उस कंपनी द्वारा दिया जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में बारवा में सीमेंट फैक्ट्री है और वहाँ बहुत से लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा और वे अन्य जगह पर गए और सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो इस संदर्भ में अपन इसको देख सकते हैं। अब इतनी अमाउंट आपको सरकार ने दे दी, मगर आपके गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम कोई भी जमीन नहीं है। वे किसी भी जगह अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग जो पिछले 20-25 वर्षों से रह रहे हैं कच्चे घरों में, जो गांव के हर व्यक्ति को जानते हैं और गांव के हर व्यक्ति को जानने के कारण उन्हें लगातार मजदूरी मिल रही है, ऐसे लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप धारण करके आती है। क्या कि मैं 20-25 वर्षों से मेरी झोपड़ी बनाकर यहाँ रह रहा था, अब मुझे दूसरे गांव में कौन रहने देगा? मैं कैसे अपना घर बनाऊंगा? क्या करूंगा? मेरा नाम तो कोई ज़मीन भी नहीं है और मुझे क्या कुछ मिलेगा? लेखक विद्यासागर नौटियाल ने ऐसे लोगों की समस्या को माटी वाली कहानी के माध्यम से उभारा है। और ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत की समस्या है। और कहीं न कहीं इस प्रकार से गरीबों को, वंचितों को, अभावग्रस्तों को इसका शिकार होना पड़ता है, विस्थापन का शिकार होना पड़ता है। तो प्रस्तुत कहानी एक मार्मिक कहानी है, संवेदनशील कहानी है। इस कहानी में हम माटी वाली के साथ जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारा हृदय पिघलेगा और साथ ही साथ हमें पता चलेगा
कि वास्तव में गरीबी क्या होती है। हमने नाम सुना है गरीबी का और हमने गरीबी का सामना नहीं किया है। आज हम इस कहानी के माध्यम से गरीबी की भयावहता को जानेंगे, संकटों को जानेंगे और उसके बाद हम इस कहानी के मर्म को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पढ़ते हैं। शहर के शेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। कोई शहर है, मोहल्ले का नाम है शेमल का तप्पड़। समझ गए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे तो प्रश्न बन सकता है कि माटी वाली कहानी में जो माटी वाली शहर में मिट्टी देती है उस शहर के मोहल्ले का क्या नाम है? तो नाम क्या है? शेमल का तप्पड़ कोई मोहल्ला है और उस मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में, अर्थात खोली का मतलब है आखिरी घर में प्रवेश करती है, द्वार कह सकते हैं यहाँ पर। आखिरी घर के द्वार में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर यानी कनस्तर, और कनस्तर भी समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ में आता है कि अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं परात, या परात से जो बड़ा आकार होता है उसको बोलते हैं बठल, है ना। ये तो नाम आपने सुना ही है, जिससे अपन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो एक मिट्टी का भरा कंटर माटी वाली उतारती है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो या जहां उसे नहीं जानते हो। ये होती है आपके व्यक्तित्व की पहचान। व्यक्तित्व की पहचान पैसों से, विलासिता की वस्तुओं से आदि से कोई जरूरी नहीं हो। यहां देखो कितनी बड़ी बात कही है कि बहुत बड़ा शहर है टिहरी शहर हिमाचल प्रदेश में, और वहां शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो। अर्थात वह हर घर के सदस्यों को जानती है, हर घर को जानती है। और न केवल वह न जानती है बल्कि ऐसा भी कोई घर नहीं है जहां उसे नहीं जानते हो। घर के कुल निवासी, अर्थात अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के पास जानते हैं, 7 है तो 7 के साथ जानते हैं। बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, न केवल मकान मालिक बल्कि उस शहर के सभी किराएदार और किराएदारों के बच्चे तक उस माटी वाली को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। हर घर में लाल मिट्टी पहुंचाने वाली उस शहर में वह अकेली महिला है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, अर्थात उसके कंपटीशन में कोई नहीं है कि मैं मिट्टी नहीं डालूंगी तो कोई और डाल जाएगा। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो वो माटी वाले नहीं हो तो टिहरी शहर के बहुत से घरों में चूल्हे तक नहीं जले, इतना महत्व है उस महिला का। आज तो नहीं है, आज तो आपके रसोई में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, रसोई में धुआं का प्रवेश वर्जित है ना। बर्तन काले हो जाते हैं, चूल्हे पर जब रोटियां बनाते हैं तो तवा काला हो जाता है, चाय बनाते हैं तो जो बर्तन है टोपिया वो काला हो जाता है, यानी धुआं हो जाता है। और उस वक्त की बात आज से 40-50 साल पहले अपन चलें तो टिहरी शहर अर्थात चूल्हे बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो अपने जोड़ में मिलती है। जैसे अपन कांप मिट्टी इसको बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, है ना, जो जोड़ों में पाई जाती है। तो उस मिट्टी से चूल्हा बनता है और जो पहले कच्चे मकान होते थे उनकी लिपाई होती थी उनसे, अर्थात जिसको प्लास्टर बोलते हैं, वो उसी से होता था, उस मिट्टी से और गोबर से लीप कर और प्लास्टर होता था। तो आपके दादी को या आपकी मम्मी को अच्छी तरीके से पता है, आप पूछना ऐसा होता था क्या। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आज मान लो चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, या ये मान लें कि चाय नहीं है, चीनी नहीं है, तो पड़ोसी से मांगकर अपन ले आते हैं कुछ समय के लिए और जब आ जाएगा तब दे देते हैं। मगर जब चूल्हा ही नहीं है तो ये होना न होने के बराबर है। इसलिए कई घरों में चूल्हा जलने तक की नौबत आ जाती है जब वो नहीं होती है। तो वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। कौन नहीं हो तो
माटी वाली नहीं हो। तो अर्थात उस टिहरी शहर के लिए माटी वाली एक वरदान है। अगर अपन कहें तो कम नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सभी अब ऐसे लोग जो हमारे हमेशा काम आते हैं और ऐसे लोगों के प्रति हमारी कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कहीं न कहीं हम मानवता को खो बैठे हैं। भोजन जुटाने की खाने की तरह समस्या पैदा हो जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चावल चीनी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पानी भरा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर एडवांस में 1-2 कनस्तर, 1-2 कंटर, 1-2 बट्ठल किसके, लाल माटी के घर के किसी भी कोने में जरूर मौजूद रहने चाहिए। चूल्हों चौकों को लेपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, शहर के अंदर माटा खान कहीं नहीं है। माटा खान का अर्थ है जैसे अपने गांव में जोड़ होते हैं वैसे शहर में जोड़ थोड़ी होते हैं, और वहाँ पानी थोड़ी बढ़ता है, वहाँ खुदाई थोड़ी होती है, वहाँ काली मिट्टी नहीं होती है, वहाँ लिपाई करने या लाल या मिट्टी नहीं होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि शहर में कहीं माटा खान नहीं है। भागीरथी और बिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। अर्थात रेतीली मिट्टी से जो अपने खेतों की मिट्टी है उससे चूल्हे नहीं बनाए जा सकते और न ही उससे लिपाई हो सकती है। और किन 2 नदियों के, भागीरथी और बिलांगना। भागीरथी गंगा नदी का भी पर्यायवाची है। भगीरथ जोड़ ई प्रत्यय बन सकता है कि भागीरथी में कौन सा प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है। तो भागीरथी में भगीरथ मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, और भगीरथ द्वारा भागीरथी लाई गई थी, इस कारण इसका नाम क्या है, भागीरथी है, अर्थात गंगा नदी का पर्यायवाची है। तो भागीरथ इसमें मूल शब्द नहीं है, भगीरथ उनका नाम था। और बिलांगना है ना, प्रश्न बन सकता है कि टिहरी शहर किन 2 नदियों के तट पर बसा हुआ शहर था। तो आपका उत्तर क्या होगा, भागीरथी और बिलांगना। 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। क्या बताया लेखक ने कि अगर कोई नया किराएदार आया है, उस किराएदार ने अगर बुढ़िया को देख लिया है माटी वाली को, तो वो ऑटोमेटिकली स्वतः उस माटी वाली का ग्राहक बन जाता था। और उस माटी वाली का रेखा चित्र बताया है क्या कि वह एक नाटे कद की है, अर्थात छोटे कद की है। एक हरिजन बुढ़िया है माटी वाली, हरिजन। देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, ऐसे में जब भारत में छुआछूत की प्रथा थी तो दलितों को, वंचितों को, भावग्रस्तों को छुआछूत की समस्या का सामना करना पड़ता था। उन्हें कोई पास नहीं बैठाता था, उन्हें कोई खाना नहीं देता था। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को हरिजन कहा। हरि यानी ईश्वर, जन यानी व्यक्ति, जो भगवान के व्यक्ति हैं, कि ये वे लोग हैं जिन्हें हम दीनानाथ, अर्थात ये दीनों के नाथ, भगवान भी जिन्हें प्रेम करते हैं, अर्थात नाथ का मतलब भगवान, दीन यानी गरीब, गरीबों को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं, भगवान। इसी कारण भगवान को कहते हैं दीन दयाल, जो दीनों पर दया करते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इन वंचित अभावग्रस्त लोगों को हरिजन की संज्ञा दी थी, अर्थात ईश्वर के जन। तो उसकी जाति यहां पर बताई गई है कि वो एक हरिजन महिला थी, माटी वाली। आजकल हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और भारतीय संविधान में जो समानता का अधिनियम है, आर्टिकल जैसे 14, तो वो ये कहता है कि सभी लोग हैं वो समान है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, समानता का अधिकार 14 to 19 ये भी कहता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर उस महिला के बारे में बताया गया कि हरिजन महिला है, जो बूढ़ी है, माटी वाली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह
पहचानते हैं। देखिए, शहरवासी अर्थात टिहरी शहर के जितने भी लोग हैं वो न केवल माटी वाली को जानते हैं बल्कि उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लो कि किसी घर के बाहर उसका कंटर पड़ा है, कंटर का मतलब बड़ी प्रात बठल जिसको बोलते हैं, किसी घर के बाहर पड़ा है और वो अंदर है, तो राह से गुजरने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि इस घर में माटी वाली आई हुई है। उसके कंटर को सब अच्छी तरीके से जानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले, रद्दी कपड़ा जानते हैं, गोल डिल्ले, जैसे अपन मारवाड़ी में क्या कहते हैं, इंडी कहते हैं। पहले महिलाएं जब पनगढ़ से पानी लाती थी दूर दूर से तो इंडी होती थी हर घरों में, आजकल तो नहीं होती है और नहीं होती, इसी कारण आप बहुत सी चीज़ों से अनजान हैं। आप ऐसी पीढ़ी में आपने जन्म लिया है कि आप बहुत से चीज़ों से अनजान होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे वक्त में जन्म लिया है कि मैंने चार पीढ़ियों को देखा है। अर्थात जहाँ 1G भी नहीं था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G तक मैं देखूंगा। अर्थात मैंने कुएं से पानी निकाला है, आपको नहीं पता कि पहले कुएं में पानी कैसे निकलता था। मैंने ये सब जो इसमें लिखा है वो सब देखा है कि लोग किस प्रकार से और कच्ची मिट्टी से गोबर से लिपाई करते थे, होली दिवाली पर किस प्रकार से हर घर है वो एकदम नया हो जाता था। आज की अल्ट्राटेक सीमेंट उस गोबरी लिपाई की होड़ नहीं कर सकती, यह मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार का सुंदर नज़ारा गाँवों में देखने को मिलता था। तो कहने का अर्थ यह है कि रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले जिसको इंडी बोलते हैं, अब भी अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, वो बता देगी कि इंडी क्या होती है। के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पूर्व वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के अंदर रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां आ पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, लेखक विद्यासागर नोटियाल ने यहाँ पर क्या बताया है, लेखक ने बताया है कि उसका कंटर वहां रखा हुआ घर के आगे और उस कंटर को देखकर एक महिला ने अपनी लड़की को भेजा कि उसको ये कहना है कि वो हमारे घर आए। और इससे पूर्व ये बताया है कि जब वो नया कंटर लाती है तो कंटर के ऊपर ढक्कन आता है, इस्तेमाल में लाने से पूर्व उस ढक्कन को पहले ही हटा देती है, क्योंकि जब ढक्कन रहेगा तो मिट्टी उसमें कम आएगी, और ढक्कन रहेगा तो मिट्टी को जब वापस उंडेलेंगे नीचे तो ढक्कन को हटाना पड़ेगा या उसे पकड़े रहना पड़ेगा। इस कारण जैसे ही वो नया कंटर लाती है उस नए कंटर से ढक्कन पहले हटा देती है। इस कारण सब लोग उस कंटर को जानते हैं। अब एक छोटी लड़की 9-10 वर्ष की है जिसका नाम क्या होता है, कामिनी। प्रश्न बन सकता है कि उस लड़की का क्या नाम था, ऑप्शन में प्रश्न आए तो कामिनी। और वो क्या कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अर्थात पड़ोस को पता चल गया कि माटी वाली वहाँ आई हुई है, तो एक छोटी लड़की को भेजा जाता है और उसे कहा जाता है कि माटी वाले को ये कहना कि वो अपने घर आएगी, अभी आती हूँ। कामिनी को माटी वाले ने क्या कहा कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। जिस घर में वह माटी डालने के लिए गई है उस घर की मालकिन ने घर के एक आंगन में माटी कोने में माटी डालने के लिए कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। जैसे ही वो घर में प्रवेश करती है और मिट्टी को डालती है तो घर की मालकिन क्या कहती है कि तू बहुत बड़ी भाग्यशाली है। क्यों है, क्योंकि तू चाय के समय पर आई है। टाइम यानी समय, चाय के समय आई है। देशज शब्द है, टाइम कैसा शब्द है, देशज, देश की स्थानीय बोली होती है और उसको अगर कोई लेखक अपने पाठ में डालता है तो वो देशज वर्ड्स होते हैं। भाग्यवान आते हैं खाते वक्त, जैसे किसी के घर पर खाना बन रहा है और उस वक्त आप चले जाते हैं, इसका मतलब भाग्यवान है, खाना बनने के समय जा रहे हैं। चाय बनती है तब आप चले जाते हैं, चाय बनने के समय जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से लेखक ने यह बात कही है। अब आगे माटी वाली और उस घर की मालकिन के बीच क्या बातचीत होती है और साथ ही कामिनी जो बुलाकर
गई है वहाँ वो जाती है या नहीं जाती है, और उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।